अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 9 है, दैट इज़ अबाउट रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन होती है। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन को हमने इन डिटेल अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन जो है, इस एलिसिट का मतलब जो है रिक्वायरमेंट गैदर करना है, रिक्वायरमेंट इकट्ठी करना है, रिक्वायरमेंट डिस्कवर करना है। रिक्वायरमेंट जो मतलूबा रिक्वायरमेंट है वो मुख्तलिफ ज़राए से उनको कैप्चर करना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के अंदर हम लोगों ने एक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप्स को देखा था, जिसमें सबसे पहला स्टेप या सबसे पहला प्रोसेस जो है वो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का प्रोसेस है। जो इसमें जो इनपुट है वो हमारी यूज़र नीड्स हैं, डोमेन इंफॉर्मेशन है, एग्जिस्टिंग सिस्टम है, इंफॉर्मेशन है, रेगुलर एग्जिस्टिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन है, रेगुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं एंड सो ऑन। सो इस पहले स्टेप के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल में देखा रिक्वायरमेंट एनालिसिस और निगोशिएशन को, और उसके बाद रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को और रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, जिसके नतीजे में हमारे पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हासिल हुआ। और उसके इन द एंड हमारे पास जो आउटपुट आई डेट वाज द एग्रीड रिक्वायरमेंट्स एंड द इनपुट वाज द यूजर नीड्स एंड सो ऑन। सो कोई भी प्रोसेस जो है उसका एक इनपुट और एक आउटपुट लाजमी होता है। इनपुट हम देते हैं और ये डिफरेंट फेजेस है जिनके थ्रू ये प्रोसेस मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स जो हैं गुजरती हैं, और उसके नतीजे में रिक्वायरमेंट के प्रोसीजर्स परफॉर्म हो रहे हैं, और इन द एंड जो है हमारे पास आउटपुट हासिल हो रही है अग्रीड रिक्वायरमेंट्स की शक्ल में। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन क्या है? रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का मतलब क्या है? गैदर करना है, एक्वायर करना है, एक्सट्रैक्ट निकालना है, ऑब्टेन करना है, हासिल करना है। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन मीन्स गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स और डिस्कवरिंग रिक्वायरमेंट्स। जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं या डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ जो इन्वॉल्व होंगी इन डिस्कवरिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर द सिस्टम, यानी कुछ सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट्स को डिस्कवर करने के लिए, दैट ऑल आर अ पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। बेसिक्स ऑफ नॉलेज एक्विजिशन क्या होता है? एक्विजिशन का मतलब होता है हासिल करना, नॉलेज हासिल करना। ठीक है, बेसिक्स बुनियाद। जो नॉलेज हम हासिल करते हैं वो मुख्तलिफ ज़राए से हमें हासिल हो रहा होता है, और वो जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज बेसिकली ज़राए हैं, मुख्तलिफ ज़राए होते हैं जिनके ज़रिए से हम जो नॉलेज है वो हासिल कर रहे होते हैं। अब वो डिफरेंट किस्म के ज़राए कौन से हो सकते हैं? नंबर फर्स्ट ये कि हम लोग रीड करते हैं किसी चीज़ को, उससे हम लोग नॉलेज हासिल कर रहे होते हैं। नंबर सेकंड, हम लोग लिसन करते हैं, सुनते हैं, हमें मुख्तलिफ ज़रियों से या मुख्तलिफ जगहों से हम मुख्तलिफ मालूमात को सुन रहे होते हैं और उसको भी हम लोग हासिल कर रहे हैं। ठीक है, रीडिंग और लिसनिंग के नतीजे में हम लोग आस्किंग की तरफ जाते हैं। आस्किंग यानी कि क्वेश्चनिंग की तरफ जाते हैं, हम पूछते हैं। ठीक है, ये एक अनदर आस्किंग के नतीजे में मजीद पॉइंट्स क्लियर होते हैं, और अनदर हमारी मालूमात जो होती है, अनदर पॉइंट ये है कि हमारी मालूमात में मजीद फर्दर इजाफा होता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग जो है उनका मतलब ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ का बगौर मुतालिया करना। ऑब्जर्विंग के अंदर हम लोग जैसे एक छोटा सा बच्चा है, जब आप चाइल्डहुड से लेकर अर्लियर एज से लेकर आप फर्दर इन द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती जा रही है, ऑब्जर्विंग जो है वो हर पार्ट एवरी पार्ट ऑफ लाइफ में इंसान ऑब्जर्व करता है। तो एक बच्चा जो है वो जब बोलना नहीं सीखता, जब वो आस्किंग की तरफ नहीं होता, रीड नहीं कर सकता, तो वो सबसे पहले जो है वो जो उसके आसपास चीज़ें हो रही हैं उनको ऑब्जर्व करता है और उनसे वो लर्न करता है। ठीक है, दिस इज अनदर सोर्स ऑफ नॉलेज एक्विजिशन। सो बेसिकली 4 सोर्सेज है नॉलेज एक्विजिशन के। नंबर फर्स्ट है रीडिंग, नंबर सेकंड है लिसनिंग, नंबर थर्ड है आस्किंग, एंड नंबर फोर्थ है ऑब्जर्विंग। आफ्टर दैट कैटेगरीज ऑफ रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स। कौन सी डिफरेंट कैटेगरीज हैं रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की टेक्निक्स की? हम जो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की टेक्निक्स हैं उनको डिफरेंट पार्ट्स में हम कैटेगराइज करते हैं। जैसे ये इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल बेस पे कि हम जो रिक्वायरमेंट इकट्ठी कर रहे हैं वो इंडिविजुअल बेस पे इकट्ठी कर रहे हैं। कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसमें हमने इन चारों में से किसी एक पार्ट या एक से ज़्यादा पार्ट को इंक्लूड करना है। हम या तो रिक्वायरमेंट्स जो इकट्ठी करते हैं वो हम इंडिविजुअली फर्दन फर्दन ले रहे हैं, किसी का इंटरव्यू हेल्ड कर रहे हैं एंड सो ऑन, या हम ग्रुप जो है वो मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं डिफरेंट लोगों के दरमियान। ठीक है, या स्टेक होल्डर्स के दरमियान, या फिर उनको एक पेज बनाने की कोशिश है, या कुछ क्लैरिटी चाहिए। ठीक है,
या जो है वो मॉडलिंग की तरफ जाते हैं हम लोग, जो कि उसका जो है वो डिमोस्ट्रेशन का पार्ट है कि हम जो है वो डिस्क्रिप्टिंग मैनर की तरफ जाते हैं और जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको हम ड्रॉ करने या पिक्चराइजिंग की तरफ जाते हैं, उसके तरीकों से जो समझाना होता है। ठीक है, उस तरफ उस पेज की तरफ जा रहे हैं, मॉडलिंग की तरफ। ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट पार्ट है डेट इज कोग्निटिव पार्ट, जिसमें थिंकिंग स्किल्स आ जाते हैं कि इसमें जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको इस अंदाज में पेश किया जाता है कि वो जो प्रॉब्लम्स है वो स्ट्रक्चर्ड वे में आ जाएं, यानी कि उनको क्लियर किया जाए थ्रू थ्रू थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, ये हमारा जो है कोग्निटिव का पार्ट है। आफ्टर व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। अच्छा, यहाँ जो प्रॉब्लम्स क्या है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं जो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन पेश आ सकते हैं। उनमें से नंबर 1 है प्रॉब्लम्स ऑफ स्कोप, नंबर सेकंड है प्रॉब्लम ऑफ वोलेटिलिटी एंड द थर्ड इज प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फर्स्टली जो है दैट इज प्रॉब्लम ऑफ स्कोप। स्कोप का प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली रिलेट करता है बाउंड्री से, कि बाज़ औक़ात प्रॉब्लम जो है वो सही तरह से डिफाइन नहीं की जा सकती, की जा रही होती कि कस्टमर की तरफ से आपको क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं दिए जा रहे होते। कल कस्टमर जो है वो खुद एम्बिगुअस होता है या वो खुद डबल माइंड हुआ होता है, और वो जिन चीज़ों को जो बनवाना चाह रहा है वो क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाता, और जो अननेसेसरी डिज़ाइन इंफॉर्मेशन है वो दी जा रही होती है जिसकी ज़रूरत नहीं है, यानी कि वो वांटेड की तरफ उसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता है इन केस कि उसे नीडेड की तरफ जाना चाहिए। तो वो जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी तरफ फोकस नहीं कर पा रहा होता। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम जो कि सिस्टम की बाउंड्री को डील कर रहा है, जिसके अंदर सिस्टम की बाउंड्री जो है वो क्लियरली डिफाइन होनी बहुत ज़रूरी है कि सिस्टम ने क्या काम करना है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, क्या उसके फर्दर स्टेप्स हैं जो परफॉर्म होने हैं। अगर वो इन डिटेल या इन क्लैरिटी के साथ कस्टमर आपको नहीं बता पा रहा, तो आप वो सॉफ्टवेयर या वो प्रोजेक्ट या वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मसला जो है होता क्या है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो कस्टमर की तरफ से मिलती हैं जो कि इनकरेक्ट होती हैं, या वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो रिक्वायरमेंट दे रहे हैं वो इनकरेक्ट होती हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो रिक्वायरमेंट्स रिमेंबर होती हैं, या वो मुख्तलिफ मामलात में जाके या मीटिंग्स में जाके पता चलता है कि दिस इज़ इनकरेक्ट और उसको बदलने की ज़रूरत होती है। ठीक है, और कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो जब हम कंप्लीट कर चुके होते हैं रिक्वायरमेंट का प्रोसीजर और हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, तब जाके वो कॉन्फ़िगर होती हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये इनकरेक्ट हैं। ठीक है, उनको चेंज करने की ज़रूरत है, और वो रिक्वायरमेंट उस टाइम जो है वो कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट होती हैं। या कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जो एम्बिगुअस होती हैं जिनको क्लैरिटी देनी होती है। ठीक है, और जब हम क्लैरिटी की तरफ चलते हैं तो वो इनकरेक्ट होती हैं, उनको सही करने की ज़रूरत होती है, या उनकी उसकी जगह जो करेक्ट रिक्वायरमेंट है या नीडेड की तरफ हम जा रहे होते हैं, वांटेड रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और बाद में पता चलता है कि नीडेड का पार्ट तो इंक्लूड ही नहीं किया। इस तरह से बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चेंज हो रही होती हैं, जिनको जिनको जो है ऐड करने की बाद में ज़रूरत पड़ती है। वो रिक्वायरमेंट है जिसको ऐड ही नहीं करवाया गया और बाद में ज़रूरत पड़ी है कि इसको ये मिस हो गई है, इसको ऐड करें। ठीक है, इस तरह से कुछ रिक्वायरमेंट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज भी हो रही होती हैं। पहले वो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बाद में चेंज करनी पड़ती हैं। ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जितना ज़्यादा किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी प्रोजेक्ट में वॉलेटिलिटी होगी, प्रॉब्लम ऑफ वॉलेटिलिटी होगा, यानी कि वो रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है या इवॉल्व हो रही है, उतना ज़्यादा उस प्रोजेक्ट का जो रिस्क ऑफ फेलियर है वो हायर होगा। फर्दर ये कि अगर कोई बिजनेस देख लें, वो कितना भी एस्टेब्लिश क्यों ना हो, बिजनेस कितना भी एस्टेब्लिश क्यों ना हो, लेकिन उसको भी जो है वो चेंज करने की, उसमें रिक्वायरमेंट्स के फर्दर इजाफे की ज़रूरत पड़ती है। तो जितना ज़्यादा उसमें इजाफा होता है बिजनेस में, बिजनेस जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है, फर्दर मजीद उसमें रिक्वायरमेंट्स जो है वो इंक्लूड होती जाती हैं, और ये उसका प्लस पॉइंट है। लेकिन जब किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करने की तरफ हम लोग जाते हैं या रिक्वायरमेंट्स गैदर करने की तरफ जाते हैं, उसमें जितना ज़्यादा वो रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही होती हैं या इवॉल्व हो रही होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो प्रोजेक्ट के फेलियर की तरफ जाती हैं। फर्दर है प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग।
ये एक थर्ड प्रॉब्लम है एलिस्टेशन के दौरान जो आ सकता है, वो है प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस होता है। जैसे यूजर जो है डेट हैव इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नीड्स, यूजर की को अपनी नीड्स के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ठीक है। वो उसको नहीं पता, सम टाइम वो वांटेड की तरफ होता है और नीडेड की तरफ नहीं होता, ठीक है। यूजर्स हैव पोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशन। फर्दर ये भी होता है कि यूज़र जो है वो पुअर अंडरस्टैंडिंग रख रहा है कंप्यूटर के, सलाहियतें उसमें प्रॉपर नहीं है, ट्रेनिंग इतनी प्रॉपर हुई हुई, ठीक है, उसकी लिमिटेशंस के बारे में सही डिटेल नहीं है उसके पास। या एनालिस्ट जो है वो उसके पास जो डोमेन का नॉलेज होना चाहिए वो क्लियर नहीं है, ठीक है, पुअर नॉलेज है। उसके उसको जिस तरह से तज्जिया करना चाहिए उस तरह से उसके पास फर्दर उस इन डिटेल वो सब कुछ महारत उस मामले में नहीं रखता, ठीक है। यूज़र एनालिस्ट जो है वो आपस में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूज़र जो है वो जाहिर सी बात है वो अपनी नेचुरल लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, एनालिस्ट जो है वो अपनी जो है वो कंप्यूटर टाइप लिंगो का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। अब कंप्यूटर की जो टर्म्स है, कंप्यूटर में जो टर्म्स का इस्तेमाल हो रहा होता है और जो आम यूज़र बोल रहा होता है, दोनों टर्म्स में लफ्ज़ अगर सेम भी हो तो डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट है कंप्यूटर का, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कंप्यूटर के टर्म में ऑब्जेक्ट और चीज़ है, और अगर यूज़र कहे कि आई ऑब्जेक्ट दिस, तो वो उसमें जो है वो एतराज़ कर रहा होता है, ठीक है। तो इट मीन्स के वर्ड एक वर्ड है, नाम तो उसका ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में ऑब्जेक्ट का मतलब और है और नेचुरल लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट का मतलब और है। यानी कि एक लफ्ज़ के कई मतलब होते हैं। तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग की जहाँ ज़रूरत होती है, यहाँ पे क्लैरिटी रिक्वायर्ड है। दोनों की लैंग्वेजेस का डिफरेंस है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को सही तरह से समझ नहीं पा रहे, इसके लिए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। मजीद ईज ऑफ ओमिटिंग ऑब्वियस इंफॉर्मेशन। समटाइम ऐसे भी होता है कि जो ऑब्वियस इंफॉर्मेशन या वाज़ेह इंफॉर्मेशन उसको छोड़ दिया जाता है और उसकी जो इनर डिटेल है उसकी तरफ फोकस किया जाता है। जब मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम जो डिज़ाइनर्स हैं या रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स हैं या डोमेन इंजीनियर्स हैं, जब इनकी अपनी कोई मीटिंग होती है और ये एक दूसरे को ब्रीफ कर रहे होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, तो जिस प्रोजेक्ट को डेवलप करने जा रहे हैं, तो वो जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं या उसके उसके मेन फंक्शंस हैं जो वो उसको सम टाइम कहते हैं कि ये तो काम होना ही होना है, तो ये तो सबको पता है। इस नेचर से वो सोचते हुए वो उसके इनर डिटेल्स पे तो फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं या मेन फंक्शंस हैं उनकी तरफ फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ऑब्वियस इंफॉर्मेशन रह जाती है, ठीक है। फर्दर जो है कंफ्लिक्टिंग व्यूज होते हैं डिफरेंट यूजर्स के दरमियान, पॉलिटिकल रीजन भी हो सकती है इसकी, ठीक है, पॉलिटिक्स बहुत होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, और ये डिफरेंट व्यूज के नतीजे में जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है, इनकरेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, और जो क्वालिटी पे डायरेक्ट अफेक्ट करती हैं। रिक्वायरमेंट्स जो है ऑफन वेग एंड अनटेस्टेबल होती हैं। वेग क्या है, क्लियर नहीं होती। अनटेस्टेबल कुछ वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं रिक्वायरमेंट्स में जिनको हम टेस्ट नहीं कर पाते, जैसे यूज़र फ्रेंडली। अब यूज़र फ्रेंडली हम कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये यूज़र फ्रेंडली है, हम इसकी एग्जांपल देते हैं कि जैसे ये मोबाइल फ़ोन है और ये हमारे पास एंड्रॉयड का है, तो ये एक ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, और हम इसको कैसे डिफ़ाइन करें यूज़र फ्रेंडली। अब कोई विंडोज़ का फ़ोन है जो विंडोज़ यूज़ मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर का यूज़ किया हुआ है, उनके लिए विंडोज़ फ़ोन का इस्तेमाल आसान है, लेकिन लेकिन वो उन कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के लिए उसको यूज़ करना जो है वो यूज़र फ्रेंडली है, उनको वो यूज़र फ्रेंडली लगता है। लेकिन जो नोकिया नोकिया या एंड्रॉयड वेरिएंट्स जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, उनके लिए एंड्रॉयड को यूज़ करना आसान है, उनके लिए वो यूज़र फ्रेंडली है। तो यूज़र फ्रेंडली की ऐसी टर्म है जो कि एम्बिगुअस है, तो इट इज़ नॉट टेस्टेबल। या एंड रोबस्ट, रोबस्ट का क्या मतलब है कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर मज़ीद कोई फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, मज़ीद रिक्वायरमेंट फर्दर ऐड करते हैं जबकि सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, तो क्या वो सॉफ्टवेयर इस कंडीशन में है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसमें वो रिक्वायरमेंट फर्दर ऐड की जा सके, और वो जो रिक्वायरमेंट ऐड की जा रही है वो उस सॉफ्टवेयर को फेल तो नहीं करेगा। तो इसको इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे कि ये रिक्वायरमेंट ये टेस्ट हो सकती है कि वो सॉफ्टवेयर कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो वो कितना रोबस्ट है, ये भी इस पर डिपेंड करता है।
नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट इन रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन प्रोसेस। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट बेसिकली बाउंड्री होती है या ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इकट्ठी की जाएंगी या गैदर की जाएंगी। दिस इज बेसिकली द कॉन्टेक्स्ट इन रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन प्रोसेस। सो किसी भी कॉन्टेक्स्ट जिनके अंदर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का प्रोसेस फॉलो किया जाता है, वो दरअसल है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, एनवायरनमेंट आता है, प्रोजेक्ट आता है और कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी एक ऐसी बाउंड्री कह लें या ऐसा एनवायरनमेंट कह लें या ऐसा हिस्सा जो है एनवायरनमेंट के अंदर जो है, एनवायरनमेंट एक ब्रॉडर टर्म है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऐसी ऐसा कॉन्टेस्ट है जिसके अंदर बेसिकली रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन आर द प्राइमरी गोल्स एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट डोमेन। कोई भी जो प्रोजेक्ट हम के हवाले से अगर हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करना चाहते हैं तो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसमें ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशंस आर बेसिकली द सबमिटर्स ऑफ इनपुट। ये ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो कंज्यूमर्स ऑफ डेटा होते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेटा को प्रोड्यूस करता है, डेटा को प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। सो कोई भी डेटा जो है वो पहले कंज्यूम किया जाता है एंड देन प्रोड्यूस किया जाता है इनटू द इंफॉर्मेशन। सो दीज आर द यूजर्स ऑफ आउटपुट। यूँ कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस आर कंज्यूमर्स ऑफ डेटा एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ इंफॉर्मेशन and the ways in which the new system change the business process। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे बहुत सारे रास्ते होते हैं, ऐसे बहुत सारे जो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस और उनके अपने डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं जिनकी मदद से जिसमें हम जो जिसके अंदर हम अगर कोई भी न्यू सिस्टम अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेट बेसिकली चेंज द बिजनेस प्रोसेस। तो वो उस बिजनेस प्रोसेस में चेंजेस लेके आता है। सो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली उस किसी भी बिजनेस को फर्दर के लिए क्या लें प्रॉफिटेबल बनाने के लिए होती है। जितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका बिजनेस उतना बेहतर तरीके से काम कर रहा होता है। सो दिस इज़ द पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट जिसके अंदर हम रिक्वायरमेंट इकट्ठी करते हैं ताकि क्योंकि इन्होंने ही यही ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बेसिकली हमारा जो प्रोसेस है या जो भी हमारा टारगेट सिस्टम है जिसमें काम करना है। उसके बाद आ जाता है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट एक ऐसे माहौल या एक ऐसा कॉन्टेस्ट जिसके अंदर बेसिकली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, डिफरेंट किस्म के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जिनका इस्तेमाल होना है। मेचोरिटी ऑफ द टारगेट सिस्टम डोमेन, कि जो टारगेट सिस्टम डोमेन है, जिस डोमेन के अंदर उस टारगेट सिस्टम ने काम करना है वो कितना मेच्योर है। अब मेचोरिटी डिपेंड करती है कि वो कितना स्टेबल है, वो टारगेट सिस्टम डोमेन कितना स्टेबल है, कितना वो एफिशिएंटली और गुड वर्क उसका है, कितना स्ट्रॉन्ग इनफ है कि अगर उसमें कोई चेंजेस लाई जाती हैं तो वो फेलियर की तरफ तो नहीं जाता। ठीक है, तो उसमें जो वो इम्प्लीमेंट्स टू चेंज है, अगर कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस लाई जाएं तो वो उसे इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो उसको एडजस्ट कर सके। और certainty of the target system interface to the larger system। certainty is basically the possibility of the target system interface, कि possibility of the target system interface के उस target system का जो interface है वो larger system के अंदर काम कर सके, कितनी परसेंट उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो उसमें काम कर सकता है। और जितना ज़्यादा वो उसकी इंटरऑपरेटेबिलिटी होगी, उसकी पॉसिबिलिटी होगी कि वो लार्जर सिस्टम के साथ इंटरऑपरेटेबल होगा, तो उतना ज़्यादा जो है वो बेहतर होगा, उतना ज़्यादा वो बेहतर होगा। सो द टारगेट सिस्टम रोल इन द लार्जर सिस्टम। और ये टारगेट सिस्टम का क्या रोल है लार्जर सिस्टम में? क्या वो टारगेट सिस्टम जो किसी लार्जर सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया गया है या
ऑपरेट किया गया है, उसके नतीजे में लार्जर सिस्टम पे कोई अफेक्ट हुआ है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, उसको कोई बेहतर फीडबैक मिला है, उसका बिजनेस ग्रो किया है। मतलब उस टारगेट सिस्टम का जो रोल है लार्जर सिस्टम में क्या है, ठीक है, ये एनवायरनमेंट जो है के कॉन्टेक्स्ट में ये सब कुछ आता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट। Project is basically the attribute of the different stakeholder communities. इसमें जो डिफरेंट स्टेक होल्डर कम्युनिटीज़ जो हैं उनकी खसूसियात आती हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, सच एज एंड यूज़र्स की क्या इसमें एट्रीब्यूट्स हैं, स्पॉन्सर्स जो पैसा लगा रहे हैं, डेवलपर्स जो बना रहे हैं, एंड रिक्वायरमेंट एनालिस्ट जो रिक्वायरमेंट्स का तजिया कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर रहे हैं। सो एग्जांपल्स ऑफ सच एट्रीब्यूट्स आर, अब कौन से एट्रीब्यूट्स हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर कम्युनिटीज़ के, उनकी एग्जांपल के तौर पे हम कुछ देखते हैं। नंबर वन जो है वो मैनेजमेंट स्टाइल है। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी जो प्रोजेक्ट पे काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो टॉप मैनेजमेंट है या या उनके मीडियम वर्कर हैं या उनके लो कह लें बॉटम लेवल पे मैनेजमेंट है, उनका स्टाइल कैसा है, टॉकिंग स्टाइल कैसा है, वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, वे ऑफ बिहेविंग कैसा है, वे ऑफ कम्युनिकेशन लेवल कैसा है, ठीक है। मैनेजमेंट का किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने का अंदाज कैसा है। सो मैनेजमेंट हायरार्की क्या है, मैनेजमेंट हायरार्की जो टॉप टू बॉटम लेवल मैनेजर्स हैं, टॉप मैनेजमेंट से लेकर बॉटम लेवल वर्कर तक सबका आपस में कम्युनिकेशन लेवल कैसा है। क्या ये है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 500 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, तो क्या वो इतने फ्लेक्सिबल या इतने कह लें कि इतना इजी है उनके लिए कि वो अपना कोई भी मसला लेके अपनी टॉप ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ के पास जाके वो उसके साथ बातचीत कर पाते हैं। या अगर मैनेजमेंट लेवल पे देखा जाए तो यानी कि इश्यूज जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, क्या वो इतने कंफर्टेबल इनफ हैं कि उनका जो कम्युनिकेशन लेवल इतना डेवलप्ड है कि वो आपस में डिस्कस कर सकें। या अगर कोई प्रोजेक्ट है और उस पे काम किया जा रहा है और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस लेवल चल रहा है और वो प्रोजेक्ट असाइन किया गया है बॉटम लेवल पे, तो क्या वो हाई अप्स को इत्मीनान में लिया गया है या उनको इन्फॉर्म किया गया है। इस हवाले से इस हायरार्की में जो है वो उनका आपस में कम्युनिकेशन लेवल देखा जाएगा। इसमें ये देखा जाएगा कि क्या वो उन लोगों का आपस में अटैचमेंट कितनी है। इसमें ये देखा जाएगा कि अगर एक प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है उसमें कुछ कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, क्या वो डिस्कस किए जा रहे हैं हाई लेवल पे और मिलके काम किया जा रहा है, इसमें किस हद तक अटैचमेंट है इनके आपस में। फर्दर जो है इसमें उनका आपस में डोमेन एक्सपीरियंस कैसा है, उस डोमेन जिसके अंदर काम किया जाना है तो यहाँ काम किया जा रहा है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है, वो भी इसके अंदर आता है। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर एक्सपीरियंस। कंप्यूटर एक्सपीरियंस बेसिकली ये भी एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि उन जिसके अंदर जो मैनेजमेंट लेवल पे लोग हैं या डिफरेंट किस्म के स्टेक होल्डर्स हैं, उनका कंप्यूटर का एक्सपीरियंस ये इस्तेमाल करने का या उसके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनका एक्सपीरियंस कैसा है। ये तमाम जो हैं एट्रीब्यूट्स जो हैं डिस्कस किए जाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद हमारे पास अनदर कॉन्टेस्ट है जो कि फॉलो किया जाता है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के अंदर। और रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के अंदर जो बेसिकली कंस्ट्रेंट्स जो इम्पोज की जाती हैं बाय द डिफरेंट पीपल, और वो कंस्ट्रेंट्स कौन कौन सी हैं, दीज आर बेसिकली डायरेक्ट कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि इम्पोज की जाती हैं एट मैनेजरियल लेवल पे, जिन जो डेट कंसर्न्स विद कॉस्ट और टाइम एंड डिजायर्ड क्वालिटी इन द टारगेट सिस्टम। इसके अंदर बेसिकली देखा जाता है कि ये जो कंस्ट्रेंट्स अप्लाई की जा रही हैं कॉस्ट के हवाले से कि वो प्रोजेक्ट जो है वो उस पर क्या कॉस्ट अप्लाई होगी, किस लेवल तक पे किया जाना है, उस प्रोजेक्ट पे कितना बजट एस्टिमेट है,
और कितने टाइम फ्रेम में या कितने टाइम लिमिट में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देना है, उसका टाइम लिमिट क्या है। और उसके बाद आ जाती है उसकी डिज़ायर्ड क्वालिटी कि उस प्रोजेक्ट की जो इन इन द एंड क्या वो प्रोजेक्ट उसकी क्वालिटी को मीट कर रहा है। ये वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि अगर फुलफिल ना हो तो प्रोजेक्ट जो है वो फेलियर की तरफ जाता है। सो किसी भी टारगेट सिस्टम जो है उसके लिए ये पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं या जो कि डिफरेंट पीपल जो हैं वो इम्पोज करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन। डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के। रिक्वायरमेंट्स जो गैदर की जाती हैं उनके मुख्तलिफ हिस्से हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रॉब्लम डोमेन, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, एंड देन स्टेक होल्डर नीड्स एंड कंस्ट्रेंट्स, एंड आफ्टर दैट बिजनेस कॉन्टेस्ट। अगर इसमें देखा जाए तो एक एरो है जो बेसिकली डायमेंशन को शो कर रहा है, और ये पर्टिकुलर 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन और रिक्वायरमेंट गैदर के दौरान पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें ये एरो शो कर रहा है कि ये एप्लीकेशन डोमेन से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड है, देन बिजनेस कॉन्टेस्ट है, एंड देन स्टेक होल्डर नीड्स एंड कंस्ट्रेंट्स हैं। फर्दर ये कि इसके अंदर हम जो है वो ब्रेथ से डेप्थ की तरफ जा रहे हैं। सबसे ब्रॉडर टर्म जो है वो एप्लीकेशन डोमेन की है। एप्लीकेशन डोमेन एक ऐसा डोमेन है जिसने उस एप्लीकेशन में काम करना है। उसके बाद उस एप्लीकेशन डोमेन के अंदर वो प्रॉब्लम जिसको हल किया जाना है, ठीक है, ये अब हम नैरो डाउन कर रहे हैं। उस एप्लीकेशन के अंदर वो प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व किया जाना है, और वो प्रॉब्लम किस बिजनेस कॉन्टेक्स्ट से बिलोंग कर रही है, किस बिजनेस से बिलोंग कर रही है, उस जो उस एप्लीकेशन के अंदर जिसको हल करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके बाद जो है वो इसमें स्टेक होल्डर नीड्स एंड कंस्ट्रेंट्स आ जाती हैं। इसको मजीद नैरो डाउन किया जाए तो बाद हमारे पास आ जाती है डायमेंशंस टू रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, जो कि बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन है जिनकी डायमेंशन बताई गई है कि वो डायमेंशन पहले स्टार्ट हो रही है एप्लीकेशन डोमेन अंडरस्टैंडिंग से, देन प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग है, देन बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है, देन अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ सिस्टम स्टेक होल्डर। फर्स्टली होता ये है कि जब आपको भेजा जाए रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करने के लिए तो सबसे पहला स्टेप जो परफॉर्म किया जाएगा वो एप्लीकेशन डोमेन को समझने का स्टेप है। ये नहीं है कि आप जाएंगे और आप जाते ही यूज़र के साथ इंटरव्यू करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डोमेन अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाना पड़ेगा। आफ्टर दैट प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग होगी, उस प्रॉब्लम को समझना है, और उसके बाद उस वो प्रॉब्लम जिस बिजनेस कॉन्टेक्स्ट से या जिस बिजनेस एरिया से या बिजनेस की बाउंड्री से बिलोंग कर रहा है उसको समझा जाएगा। और उसके बाद डिफरेंट किस्म के जो स्टेक होल्डर हैं जो उस प्रॉब्लम से बिलोंग करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनकी नीड्स और उनके कंस्ट्रेंट्स को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंस्ट्रेंट्स को देखा जाएगा। फर्स्टली एप्लीकेशन डोमेन अंडरस्टैंडिंग, जिसमें जनरल एरिया ऑफ नॉलेज को डिस्कस किया जाएगा, वेयर दिस सिस्टम इज अप्लाइड, कि वो जो सिस्टम है वो कहाँ अप्लाई किया जाना है, किस डोमेन में उसमें काम करना है। आफ्टर दैट प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग है जिसमें डिटेल ऑफ स्पेसिफिक कस्टमर प्रॉब्लम है, वेयर दिस सिस्टम विल बी अप्लाइड मस्ट बी अंडरस्टूड। उसको भी समझा जाएगा कि जहाँ सिस्टम जिस सिस्टम के अंदर वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो हल की जानी है उसकी डिटेल्स को समझा जाएगा। उसके बाद हमारे पास बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है, डेट अंडरस्टैंड हाउ सिस्टम इंटरेक्ट एंड कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल बिजनेस गोल, जिसके अंदर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के जो सिस्टम के अंदर कि कैसे सिस्टम जो है वो इंटरेक्ट करेगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके, और कैसे कंट्रीब्यूट करेगा ओवरऑल बिजनेस गोल्स को, कि उस की प्रोडक्टिविटी बिजनेस के डिफरेंट गोल्स होंगे जिनको अचीव किया जाएगा। और उसके बाद हमारे पास हम अंडरस्टैंड करेंगे इन डिटेल द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ पीपल हु रिक्वायर सिस्टम सपोर्ट इन देयर वर्क, और वो लोग उनकी या वो स्टेक होल्डर्स जिनकी स्पेसिफिक नीड्स को देखा जाएगा जो अपने काम में जो जिनको इस सिस्टम की सपोर्ट चाहिए या ज़रूरत। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की स्टेजेस। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन जो है इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ऑब्जेक्टिव सेटिंग, उसके बाद है बैकग्राउंड नॉलेज एक्विजिशन,
then knowledge organization, and then stakeholder requirements collection. हमारे पास है ऑब्जेक्टिव सेटिंग. ऑब्जेक्टिव सेटिंग इज बेसिकली, ऑब्जेक्टिव कहते हैं मकसद को. इसमें हम बुनियादी मकसद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को हम सेट करते हैं, ठीक है, उसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं. इसके अंदर हम उनके जनरल जो है गोल्स हैं बिजनेस के हवाले से उसको देखते हैं. एन आउटलाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, और आउटलाइन करते हैं उस प्रॉब्लम की जो भी इश्यूज हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, इन डिटेल, जिनको हल किया जाना है. एंड वाई दिस सिस्टम में बी नेसेसरी, और इसमें ये चीज़ देखा जाता है कि ये सिस्टम क्यों ज़रूरी है बनाना, क्या रीज़न है कि ये सिस्टम बनाया जाए, और इसके बनाने से क्या फ़ायदे होंगे, व्हाट आर द बेनिफिट्स बिहाइंड दिस, एंड द कंस्ट्रेंट्स ऑन दिस सिस्टम, और कौन से डिफरेंट लेवल ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं या लिमिटेशंस हैं जो सिस्टम पे अप्लाई की जाएंगी, सच एज बजट के हवाले से. ये डायरेक्ट कंस्ट्रेंट्स हैं स्केजुअल कि कितने टाइम लिमिट में वो बजट बनाना है, या इंटर ऑपरेटेबिलिटी कंस्ट्रेंट्स कि वो जो प्रोजेक्ट बनाया जाएगा या जो प्रोडक्ट बनाई जाएगी उस प्रोजेक्ट के अंदर, वो उसकी उसकी इंटर ऑपरेटेबिलिटी की कंस्ट्रेंट्स पूरी हो रही हैं या नहीं. हम जो पहले से हमारा सिस्टम चल रहा है, ये तो नहीं है कि हम उसको उसमें जो काम हो रहा है या पहले से कोई प्रोडक्ट काम कर रही है तो हम उसको प्रोजेक्ट को फेंक देंगे और उसके बाद हम नया जो है वो लाएंगे और उसको चला लेंगे. जो पहले से काम कर रहा है या पहले से काम चल रहा है, जो पहले से सिस्टम में काम हो रहा है उस पर भी पैसा लगा हुआ है, और जो पैसा लगा होता है वो कोई भी ज़ाया नहीं करना चाहता. तो वो ये चाहता है कि कोई ऐसा नया सिस्टम लाया जाए जो उसके अंदर इंटरऑपरेट करे और जिसके नतीजे में उसकी प्रोडक्टिविटी में मज़ीद इजाफा हो, पहले सिस्टम के साथ पैरेलली काम करे या उसके साथ इंटरऑपरेट करे, या जो भी उसके फर्दर उसके स्पेसिफिकेशंस हैं उनको देखा जाएगा, ताकि जो पिछला सिस्टम है एग्जिस्टिंग सिस्टम वो भी ज़ाया ना हो. हमारे पास आ जाता है बैकग्राउंड नॉलेज एक्विजिशन. Requirement engineers basically gather and understand background information. रिक्वायरमेंट इंजीनियर इकट्ठे करते हैं और समझते हैं बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को कि बैकग्राउंड पे जो पहले से सिस्टम चल रहा है वो कैसे काम कर रहा है, उसमें क्या फ्लॉज हैं, उसमें क्या इश्यूज हैं, उसमें क्या कमी बेशी है जिसको दूर करने की ज़रूरत है, उसको क्या उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए. दिस इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट को हम देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को, वेयर द सिस्टम इज टू बी इंस्टॉल्ड, जहाँ पे सिस्टम को इंस्टॉल किया जाना है. इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेशन डोमेन ऑफ द सिस्टम, इंफॉर्मेशन जिस एप्लीकेशन डोमेन के अंदर उस सिस्टम ने काम करना है उसकी इंफॉर्मेशन को देखा जाएगा. एंड इंफॉर्मेशन अबाउट एन एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो पहले से चल रहे हैं सिस्टम उनको देखेंगे. एंड विच आर इन यूज, जो पहले से काम कर रहे हैं. एंड विच मे बी रिप्लेस्ड, और जिनको रिप्लेस किया जाना है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन. नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना, नॉलेज को मुरतब करना, तरतीब देना, इसके नॉलेज जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी की जा रही हैं उनका आपस में रिलेशनशिप्स डिफाइन करना. सो द लार्जर अमाउंट ऑफ नॉलेज विच हैज़ बीन कलेक्टेड, जो इतना लंबा चौड़ा नॉलेज है या इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं जो डिफरेंट लेवल पे इकट्ठी की जाती हैं, उनको मुरतब किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है इन जो प्रीवियस स्टेज में मुख्तलिफ जगहों से हासिल की जा रही हैं. डेट मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है. एंड कोलेट और कोलेटेड, और इनको आपस में जो है वो इकट्ठा एक रिलेशनशिप के तहत जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको एक साइड पे इकट्ठा किया जाता है और डिफरेंट कैटेगराइज किया जाता है, डिफरेंट कैटेगरीज में सब डिवाइड किया जाता है. आइडेंटिफाइंग सिस्टम स्टेक होल्डर, इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं सिस्टम स्टेक होल्डर्स को कि सिस्टम स्टेक होल्डर कौन सी हैं, इन देयर रोल, इनका आपस में करदार क्या है इन द ऑर्गेनाइजेशन. प्रायोरिटाइजिंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो भी मेजर गोल्स हैं उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है कि इसमें से ऐसा कौन सा गोल है जो पहले अचीव किया जाना है और जो कंपलसरी है, जो मेजर गोल है जो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है उसको देखा जाता है. एंड डिस्कार्डिंग डोमेन नॉलेज, और ऐसा नॉलेज जिसका जब डोमेन नॉलेज की तरफ जाते हैं, जब डोमेन नॉलेज इकट्ठा किया जाता है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है,
तो उस डोमेन नॉलेज के हवाले से उसमें जब डोमेन नॉलेज में हम रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करते हैं तो उसमें जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको हम जो है वो अपने पास रख लेते हैं, और जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं हैं उनको हम डोमेन नॉलेज के अंदर वो रिक्वायरमेंट्स हमें मिली है हम उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। अब डिस्कार्ड करने का मकसद ये नहीं है कि हम उसको फेंक देते हैं, बल्कि हम उसको जो इररेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको हम अलहदा कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, जो हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हमें काम देंगी, जो इन फ्यूचर प्रोजेक्ट, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं बनेंगी, विच डजेंट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली। सो जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रही होती वो रिक्वायरमेंट्स हम उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, विच डजेंट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। और जो डायरेक्टली टॉप पे कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं, जिनकी जो रिक्वायरमेंट्स हमें डोमेन नॉलेज के हवाले से चाहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम उनको इसमें हिस्सा बना देते हैं, और जो नहीं चाहिए उनको हम क्या करते हैं, उनको हम सेपरेट कर देते हैं फॉर फ्यूचर यूज। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन। इसके अंदर हम बेसिकली इट इन्वॉल्व्स कंसल्टिंग सिस्टम स्टेक होल्डर्स टू डिस्कवर देयर रिक्वायरमेंट्स। इसके अंदर हम सिस्टम स्टेक होल्डर्स के साथ हम कंसल्ट करते हैं ताकि हम उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनके साथ मशवरा करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, सीटिंग करते हैं मुख्तलिफ एलिसिटेशन टेक्निक्स के तहत, ताकि हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को डिस्कवर कर सकें एंड ड्राइविंग रिक्वायरमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स हासिल कर सकें विच कम फ्रॉम एप्लीकेशन डोमेन, जो कि बेसिकली एप्लीकेशन डोमेन से आ रही हैं, एंड दी ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन से आ रही हैं विच इज़ एक्वायरिंग दी सिस्टम, जो जिसने सिस्टम जहाँ से सिस्टम एक्वायर होना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ये आपके सामने एक रिक्वायरमेंट लिस्टेशन का प्रोसेस है। इसके अंदर ये डिफरेंट स्टेप्स जो हम लोगों ने देखे हैं, सबसे पहले एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद अंडरस्टैंड बैकग्राउंड है, उसके बाद ऑर्गेनाइज नॉलेज है, एंड देन कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव जो है इट इज सब डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर पार्ट्स, दैट इज बिजनेस गोल, प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड एंड सिस्टम कंस्ट्रेंट्स। जो अंडरस्टैंड बैकग्राउंड है, इसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसकी एप्लीकेशन डोमेन एंड एग्जिस्टिंग सिस्टम को सब डिवाइड करते हैं, और उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनाइज नॉलेज है जिसमें हम स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन, गोल प्रायोरिटाइजेशन, वही बात कि हम इसमें अपने मकासद को प्रायोरिटाइज करते हैं, कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बाद किसका लेवल है, और उसके बाद हम डोमेन नॉलेज फिल्टरिंग करते हैं, फिल्ट्रेशन में वही बात कि हम डिस्कार्ड कर देते हैं इररेलेवेंट डोमेन इंफॉर्मेशन को, और जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उसको हम अपने सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं, रिक्वायरमेंट्स का हिस्सा बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स आता है जिसके अंदर हमने स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डोमेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो ये सब जो है फोर डिफरेंट जो स्टेप्स हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं दीज आर ऑल कोलेटेड, ये तमाम जो है वो इंटर रिलेटेड है, ठीक है, ये सब आपस में इनका एक रिलेशनशिप है जो कि डिफरेंट एरोज की मदद से नज़र आ रहा है, और फर्दर ये कि ये इंटर मिक्सड भी होते हैं, ठीक है, यानी कि कोई ना कोई पार्ट जो है किसी न किसी पार्ट से मिक्स होता हुआ नज़र आता है। फर्ज करें कि हम गोल प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, तो हम गोल प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते जब तक हम बिजनेस गोल जो है वो उनके ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, या बिजनेस गोल्स जो हैं उनको हम सेट नहीं करेंगे, तो हम उसके बाद अगर फर्स्ट स्टेप जो है बिजनेस गोल्स को एस्टेब्लिश करना है, देन ही हम ऑर्गेनाइज नॉलेज की तरफ जा सकते हैं या गोल प्रायोरिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। सो फॉर फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप, and then to the third further step and so on. So ये तमाम जो steps हैं ये आपस में related है और linked है। So it is an idealized process where the reality of requirements elicitation tends to be much messier। ये मैसअप जो है इकट्ठा हो जाता है, बाज़ात आपस में इंटरमिक्स हो जाता है। So these activities are usually mixed up with each other. If the objective setting activities are not carried out, significant analysis problem occur। अगर आपने ऑब्जेक्टिव सेटिंग नहीं की तो एनालिसिस के इश्यूज आ जाएंगे। सो नो ऑब्जेक्टिव एंड बिजनेस गोल्स आर अवेलेबल टू प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट, तो हम प्रायोरिटाइजेशन की तरफ भी, फर्दर स्टेप की तरफ भी नहीं। उसके बाद द आउटपुट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन प्रोसेस शुड बी अ ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट
जो आउटपुट हमारी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन प्रोसेस की शक्ल में की सूरत में हासिल होगी वो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट होगा विच डिस्क्राइब द सिस्टम, जो सिस्टम को डिस्क्राइब करेगा जिस सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को, विच इज़ देन एनालाइज टू डिस्कवर प्रॉब्लम्स, जो फिर उसके बाद एनालाइज किया जाएगा ताकि हम प्रॉब्लम को डिस्कवर करें, एंड कन्फ्लिक्ट्स, और वो सारे कन्फ्लिक्ट्स जो हैं जो रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन में आते हैं वो सब डिस्कवर किए जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, दिस प्रोसेस फॉलोड बाय द रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस को उसके बाद फॉलो किया जाएगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रोसेस की शक्ल में, जिसके हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस। अच्छा, बेसिक्स ऑफ नॉलेज एक्विजिशन जिसको हमने लास्ट टाइम देखा, दीज आर बेसिकली द सोर्सेज ऑफ नॉलेज एक्विजिशन। इसमें हमारे पास रीडिंग आ जाता है, लिसनिंग आ जाता है, आस्किंग आ जाता है, ऑब्जर्विंग आ जाता है। हमने लास्ट टाइम देखा कि नॉलेज हासिल करने के जो डिफरेंट सोर्सेज हैं कि नॉलेज को रीड किया जाए और या नॉलेज को सुना जाए, ठीक है, मुख्तलिफ जगहों से जब हम सुनते हैं तो भी हम नॉलेज हासिल करते हैं, और रीडिंग करते हैं तो भी हम नॉलेज हासिल करते हैं, और रीडिंग और लिसनिंग के नतीजे में हम आस्किंग और क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जर्विंग है, हम आसपास ऑब्जर्व कर रहे होते हैं जिससे भी हम जब हम जो भी हम देखते हैं वो हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और जो ऑब्जर्व करते हैं वो हम लर्न करते हैं। अच्छा, नॉलेज स्ट्रक्चरिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? डिफरेंट टेक्निक्स है नॉलेज स्ट्रक्चरिंग की। नंबर 1 पार्टीशनिंग, नंबर 2 एब्स्ट्रक्शन, नंबर 3 प्रोजेक्शन। पार्टीशनिंग की जो टेक्निक है जो ये पार्ट एंड होल का कंसेप्ट देती है, और एब्स्ट्रक्शन की जो टेक्निक है ये बेसिकली जनरल टू स्पेसिफिक का कॉन्सेप्ट देती है, और प्रोजेक्शन जो है वो बेसिकली किसी भी प्रोसेस को डिफरेंट व्यू पॉइंट से देखने का कॉन्सेप्ट देती है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग में हम जो नॉलेज होता है उसे पार्ट एंड होल के हिसाब से सब डिवाइड करते हैं। it is basically an organization of knowledge into aggregation relationships, और नॉलेज को हम ऑर्गेनाइज करते हैं एग्रीगेट रिलेशनशिप्स की शक्ल में, वेयर रिक्वायरमेंट्स नॉलेज इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ इट्स पार्ट्स, जहाँ हमारे पास रिक्वायरमेंट्स का नॉलेज जो है वो हम डिस्क्राइब करते हैं उसके पार्ट्स के तौर पे, यानी कि उसके डिफरेंट हिस्सों के तौर पे। फॉर एग्जांपल, इसमें बुकिंग सिस्टम की बात है कि अगर हम आउटसाइड द कंट्री या विद इन अ कंट्री कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं थ्रू एयर, बाय एयर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो उसमें जो बुकिंग रिकॉर्ड है वो बेसिकली डिफाइन किया जाएगा मुख्तलिफ चीज़ों से मिलके। जैसे उसमें अगर हम बुकिंग करवाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास फ़्लाइट का रेफरेंस होना चाहिए, सोर्स जहाँ से आप फ़्लाइट लेना चाह रहे हैं या आप बैठना चाह रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए, वो कौन सा सिटी है, और डेस्टिनेशन जहाँ आप पहुँचना चाह रहे हैं, आपकी फ़्लाइट का डेस्टिनेशन जहाँ आप रीच करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है द नेम है, आपका नाम, आपका एड्रेस ऑफ द पैसेंजर, वो पैसेंजर जो आप या वो पैसेंजर जो ट्रैवल करना चाह रहा है उसका नाम और उसका एड्रेस, फेयर, उसका किराया, एंड द डेट ऑफ ट्रैवल, और जिस डेट को वो ट्रैवल करना चाह रहा है, ये सब मिलकर क्या बनाता है बुकिंग रिकॉर्ड। कि बुकिंग रिकॉर्ड अगर आप दर्ज करवाना चाह रहे हैं उसके लिए आपको ये सब पार्ट्स जो हैं वो फिल करने पड़ेंगे, और ये तमाम डिफरेंट किस्म के पार्ट्स मिलके जो है वो बुकिंग रिकॉर्ड बनाते हैं। सो बुकिंग रिकॉर्ड जो है वो होल का कॉन्सेप्ट दे रहा है, एंड ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जो पार्ट एंड होल का कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड पार्टीशनिंग। तो हमारे पास आ जाता है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन इज बेसिकली द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए दैट इज अकॉर्डिंग टू जनरल और स्पेसिफिक रिलेशनशिप, कि जनरल टू स्पेसिफिकली डील किया जाए। रिक्वायरमेंट नॉलेज is described by relating specific instances to abstract structure। ये इसमें जो स्पेसिफिक इंस्टेंस या स्पेसिफिक हिस्से जो हैं वो स्पेसिफिक मेंबर्स जो हैं वो बेसिकली देखे जाते हैं, और इसके अंदर जो इंटरनल डिटेल है वो हिडन होती है, ठीक है। और एब्स्ट्रक्शन बेसिकली जनरल टू स्पेसिफिक का कंसेप्ट है। अब्स्ट्रैक्ट बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप डिफरेंट कैटेगरीज की तरफ जाते हैं लेकिन इंटरनल डिटेल हिडन होती है। इसमें पैसेंजर एब्स्ट्रक्शन है, ये दैट में रिप्रेजेंट ऑल क्लासेस ऑफ पैसेंजर। इसके अंदर तमाम
क्लासेस आ जाती हैं पैसेंजर की, जिसमें चिल्ड्रन हो गए। पैसेंजर्स की टाइप्स आ जाती हैं कि चिल्ड्रन अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उनकी जो आगे उसकी स्पेसिफिक है वो क्या है, कि वो कंसेशनरी पे पैसेंजर्स हैं या कौन से टाइप ऑफ पैसेंजर हैं। एडल्ट्स हैं तो वो फुल फेयर पेइंग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो पूरा किराया भर रहे हैं। और जो चिल्ड्रन है वो कंसेशनरी पे कर रहे हैं, ठीक है, या हाफ किराया भर रहे हैं, ठीक है, या उनको कोई और कंसेशन दिया जा रहा है, ठीक है। ये बेसिकली पैसेंजर की ऑब्स्ट्रक्शन है। इसी तरह ऑब्स्ट्रक्शन का एक और लेवल हो सकता है, जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर जो आगे डिफरेंट किस्म के जो कंप्यूटर्स हैं, जैसे माइक्रो कंप्यूटर्स हो गए, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हो गए, कंप्यूटर टैबलेट्स फ़ोन की शक्ल में हो गए, सुपर कंप्यूटर्स हो गए। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक का रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। जनरल टू स्पेसिफिक, कंप्यूटर एक जनरल टर्म है और स्पेसिफिक रिलेशनशिप जो है उसकी डिफरेंट कंप्यूटर को सब कैटेगराइज कर दिया गया है उनके स्पेसिफिक टाइप्स पे, जिसमें उसका माइक्रो आ गया, मेन फ्रेम आ गया, सुपर कंप्यूटर्स आ गया, ठीक है, एंड सो ऑन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन जो है वो बेसिकली नॉलेज को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि उसे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हासिल किए जाते हैं फ्रॉम सेवरल डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से उसको देखा जाता है या डिफरेंट व्यू पॉइंट्स से देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल फिर बुकिंग सिस्टम से ही दी जाती है। जैसे बुकिंग सिस्टम के अंदर ट्रैवल एजेंट्स हैं, ठीक है, उनका एक अपना जो है व्यू पॉइंट है। एयरलाइन मैनेजमेंट जो है उसका एक अपना व्यू है, ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बुकिंग सिस्टम को देखते हैं। एयरलाइन मैनेजमेंट जो है वो बुकिंग सिस्टम का व्यू पॉइंट और है, ट्रैवल एजेंट के लिए बुकिंग सिस्टम का व्यू पॉइंट और है। चेक इन डेस्क ऑपरेटर है, अगर बुकिंग सिस्टम चेक इन डेस्क ऑपरेटर जो कि चेक करते हैं, बेसिकली छानबीन करते हैं सामान वगैरह की, ठीक है, डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, तो वो बुकिंग सिस्टम को डिफरेंट व्यू से देख रहे हैं। पैसेंजर्स जो अपना सामान या लगेज लेके जा रहे हैं या ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उनका अपना व्यू पॉइंट है बुकिंग सिस्टम से, एंड अ बुकिंग डेटाबेस जो है दैट हैज़ एन अनदर पर्सपेक्टिव। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें इंटरव्यू सिनेरियोज, प्रोटोटाइपिंग, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वगैरह आते हैं, एंड सो ऑन। उसके बाद जो है समराइज करें हम लेक्चर को। रिक्वायरमेंट एलिस्ट्रेशन जो बेसिकली इन इट इन्वॉल्व्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेशन डोमेन। इसके अंदर बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन डोमेन को, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को जो हमने हल किए जाने हैं, जो हमने हल करने हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम जिनको हल किया जाना है, या ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स, उनके कंस्ट्रेंट्स को देखा जाता है। सो द प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट एलिस्ट्रेशन में एनालिसिस, उसकी निगोशिएशन जो भी आते हैं, तमाम ये जो प्रोसेस है ये इटरेटिव होता है। तमाम प्रोसेसेस आपस में इंटरमिक्स्ड होते हैं, इंटरलीव्ड होते हैं। दे आर बेसिकली repeated several times again and again to complete the particular process. Thank you.